मैंने कभी मिठुन चक्रवर्ती से अच्छा डांसर देखा नहीं बंगालियों में। फर्स्ट जॉब मतलब आप कहते हैं फर्स्ट लव अफेयर, और फर्स्ट लव अफेयर हर वक्त सक्सेसफुल नहीं होता, कई बार दिल टूट जाता है। काम तो मैं करता हूँ, क्रेडिट मेरा बॉस ले जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? कि मैं मीडिया में मेरा इंटरव्यूज 2001 से मैं दे रहा हूँ जी पर तब मैं जर्नलिस्ट के साथ देता था। जी The game has changed, you can see it. ये लिबरलाइजेशन का एक एक्सट्रीम फॉर्म, जिसको मैं कई बार एक जार्गन यूज कर रहा हूँ, न्यू मॉडर्निज्म बोलता हूँ। यहाँ पर आपके पास अच्छे वर्कफोर्स मिलेंगे जिनकी इंग्लिश भी ठीक है और अफोर्डेबल हैं। अफोर्डेबल मतलब उनकी कमाई ज़्यादा होगी। क्या एचआर का भी कोई डार्क साइड होता है? एक मूवमेंट किया वर्कफोर्स का, एक ट्रेंड स्टैब्लिश किया कि दिस इज हाउ थिंग्स हैव टू हैपन। क्या कंसल्टेंट्स कुछ वैल्यू ऐड करते हैं या सेम वाइन इन अनदर बॉटल? आई थिंक ये डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। मैं ना कई बार गाड़ी के पुर्जे खोल देता हूँ एज ए कंसल्टेंट, फिर मेरे को उसको वापस लगाना पड़ेगा जिससे गाड़ी और एफिशिएंट हो जाए। कई बार डर लगता है कोच उसका आंसर नहीं ढूंढता, उसको रास्ता खुद ढूंढना होता है। तो कोच को बिजनेस नॉलेज नहीं चाहिए, कोच को उसको रास्ता ढूंढने में उसको कैसे सवाल पूछने वो चाहिए। ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क पिछले दौर में तो ये माना जाता था ये आखिरी चीज़ है जिससे जो सक्सेस का मंत्र है। अब क्या लगता है बदलते दौर में क्या ये यही दो चीज़ें रह गई या कुछ और भी है जो उतना अच्छा नहीं है लेकिन सक्सेस के लिए ज़रूरी है? नहीं, ये तो अभी भी रहेगी, ये तो शायद राम के वैल्यूज हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। बट हमारे जो आज के गेस्ट हैं, इन्होंने उस कहावत को डिफाई कर दिया है। वो बन गए हैं मास्टर ऑफ ऑल। ये कंसल्टेंट भी हैं, ये एचआर लीडर भी हैं, ये राइटर भी हैं, कोच भी हैं, पेंटर भी हैं और ना जाने क्या क्या हैं। तो हम भी चलिए जानते हैं आज इनसे कि इनकी जो जर्नी है, ये फोकस की बात हो रही है इसमें या ये डीफोकस थे या इनका कुछ और ही गोल था जो ये अचीव करना चाहते थे। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट से। शुभेंदु, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Yeah, I'm excited. Thank you, Mukesh. Thank you, Rajesh, and looking forward to the interaction. और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो आप जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में उसको जितने अच्छे और सच्चाई के साथ आपके सामने ला पाऊँ। जी बिल्कुल, हमारा छोटा सा ही रूल रहता है कि जार्गन्स यूज़ नहीं करने होते हैं और हम कोशिश करते हैं जितना उसको सिंप्लीफाई कर सकें अपने दर्शकों के लिए। एग्जैक्टली है ना। तो शुभेंदु, मैं वापस इंट्रोडक्शन में जो मैंने बात की उसी पे जाता हूँ। और जो आपका ये करियर जर्नी है, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री दिखता है। आप एज ए HR लीडर काम किया आपने, आप एज ए कंसल्टेंट भी बने, आप ऑथर भी हैं, पेंटिंग भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी CV अगर वो 3 इडियट के प्रोफेसर को दिखाई जाए तो वो यही पूछेंगे आपसे कि भाई करना क्या चाहते हो। तो हमारा भी आपसे यही पूछना है कि ये पूरी की पूरी ट्रांजिशन की कहानी क्या है, कुछ बताएंगे इस बारे में? पर ये इंटरेस्टिंग आपने 360 बोला, पर मैंने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था। मेरा जो अगर अभी का जो लोगो है उसमें वो लिखा हुआ है पैशन इज पीपल, शुभेंदु घोषाल जी, आपकी जो वेबसाइट है उस पर। वेबसाइट में, तो वो जो पैशन इज पीपल वो मुझे को ड्राइव करता है। ओके। और फिर मुझको लगता है कि एक ही लाइफ है। ये बड़ा मेरे को, ये बचपन में मैंने एक किताब पढ़ी थी दोस्तोवस्की की, जी और उसमें एक रशियन रेवोल्यूशनरी 22 साल में पूरा अपाहिज हो गया था, और वो 18 साल में जब रेवोल्यूशनरी बना तो उसके बाद वो गया, फाइट हुआ, रेड आर्मी में था, फिर उसको पैरालिसिस हो गया। फिर उसने लेटे लेटे उसने किताब लिखी, क्योंकि उसने ये हर वक्त अपने आप को बोला कि देयर इज़ ओनली वन लाइफ एंड वन शुड मैक्सिमाइज। शायद वो किताब बचपन में पढ़ा था, क्योंकि कॉलेज के दिनों में पढ़ा, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस किया। जी। और फिर मुझको लगा कि एक्सपेरिमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ अपने आप को चैलेंज करो, नहीं तो एक ही उसमें आप फंस जाओगे, लाइफ विल एंड। तो शायद इसी के साथ मैं अपने आप को थोड़ा कोशिश करता हूँ, कुछ इधर कर लो, कुछ उधर कर लो। योलो बोलते हैं आज के जेनजी उसको, यू ओनली लिव वंस।
ये आपने जारगन यूज किया। आपने खुद ही रूल तोड़ दिया। हैशटैग चाहिए लो। सो दादा, आपने जैसे जिक्र किया कि नहीं, आप बचपन का आपने जिक्र किया और आपने कहा लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहिए, तो मुझको लगता है कि पॉडकास्ट भी उस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। सो टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, स्कूलिंग डेज। कहाँ से ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? 0 डिग्री पे चलिए, 0 Childhood- डिग्री पे आएंगे जी। चाइल्डहुड में मतलब 2-3 चीज़ें बहुत ख़ास था। मेरे जो पिताजी थे वो बहुत सिंपल थे, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग, तो वो उन्होंने काफ़ी लाइफ में मेरे को प्रभावित किया। और मेरी मम्मी एकदम पापा के ऑपोजिट थे, वो पावर लेडी थी, एम्बिशियस थे, और वो पुश करते थे कि ये करो वो करो, मतलब शी विल नेवर स्टॉप एट एनीथिंग। और पापा बड़े बैलेंस में रहते थे, कि जिसको हम ईक्यू के लैंग्वेज में बोलते हैं कि उनका इमोशनल बैलेंस रहता था। तीसरा, मेरा स्कूल इंटरनेशनल स्कूल है, वर्ल्ड ओवर इसके ब्रांचेस हैं, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, भारतीय विद्या भवन, नाम देखिए, भारतीय विद्या भवन है। स्कूलिंग काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि उससे जैसे हमारा एक प्रेयर था, सर्वधर्म प्रेयर, तो जहाँ पर हम वेदास करते थे, फिर कुरान से पढ़ते थे, फिर बाइबल से पढ़ते थे। अच्छा, वो थिंकिंग रहा। फिर इंडियन कल्चर के साथ काफ़ी अच्छा एक्सपोजर रहा स्कूल का, क्योंकि वो जो उनका बेसिक प्रेमिस था वो इंडियन कल्चर पे बेस्ड था। तो आई थिंक स्कूल ने काफ़ी पर्सनालिटी बनने में शेप किया। और पर इन तीनों में कॉमन थ्रेड था कि लिव सिंपली बट हाई थिंकिंग रखो। वहाँ चाहे वो पापा हो, मेरी मम्मी के एम्बिशन में करते रहो, पर लिव ए सिंपल लाइफ। आई थिंक दैट्स इन नटशेल जो चाइल्डहुड। उसके अंदर हाँ एक चीज़ और आई जस्ट मिस्ड, तो हम लोग बंगाली हैं। पापा तो पापा आए थे, वो पैदाइश लाहौर से थी। मेरे जो दादाजी थे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फिर वो घूमते रहते थे, तो फिर वो आके दिल्ली में बस गए। लखनऊ, दिल्ली, ये सब नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में ऑडिट करते थे, तो दिल्ली में बस गए, पापा यहीं बस गए, फिर शादी यहीं हो गई, हम यहीं पैदा हो गए जी। तो बचपन से लेके मे बी अभी भी, क्योंकि मैं तो पूरा दिल्ली वाला हूँ, मतलब जी। मैं जो अपना जो बंगालियों के फेवरेट डिशेस होते हैं वो भी खाता हूँ, और मैं छोले भटूरे भी एंजॉय करता हूँ। मेरा एकदम चिकन टिक्का और फिश चिकन टिक्का, फिश टिक्का, सब। पर मुझको हर वक्त जैसे लोगों को पता चलता है मैं बंगाली हूँ, बचपन में ज़्यादा, तो कलकत्ता में आपका घर कहाँ है? हाँ। एक तो हर बंगाली कलकत्ता रहता है। मतलब वेस्ट बंगाल एक जगह है, वो कलकत्ता में आपका घर कहाँ है, और कितने साल से आप दिल्ली में हो, कब सेटल? तो ये मुझको कंटिन्यूस अपनी आइडेंटिटी बचपन से लेके आज तक, कई बार जो जिसको हम आजकल शेमिंग बोलते हैं, लैंग्वेज के ऊपर, बंगाली लैंग्वेज के ऊपर बचपन में टोन खींचा जाता था, बट देन दोज आर गुड ओल्ड डेज, काफ़ी अच्छे लर्निंग्स हुए, मेमोरीज क्रिएट हुए। तो ये एक और डायमेंशन जो थोड़ा नेगेटिव था, क्योंकि मैं बंगाली था, और चाइल्डहुड में मुझको लगा कि इस चीज़ पे लोगों का अभी भी बंगाल मतलब दिल्ली अभी तो दिल्ली बदल गया, अब तो दिल्ली में इतने माइग्रेंट्स, कॉस्मोपॉलिटन हो गया, बहुत कॉस्मोपॉलिटन हो गया। पर अब मैं 70s 80s की बात कर रहा हूँ, वो अलग था। हाँ, नहीं तो हमको अभी भी ये प्रोसेस करने में टाइम लगता है कि एक बंगाली है जो कलकत्ता से नहीं है। हाँ, बारीक कथा है, कोलकाता थे और वो भी बंगाल में नहीं पूछते। नहीं, एक ये परसेप्शन या स्टीरियोटाइप जो कहते हैं वो तो है ही, बट एक अच्छा स्टीरियोटाइप भी है बंगालियों के साथ। जनरली हमने ये सुना है कि बंगालीज जो होते हैं काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, और देखा भी है ना, एक इंटेलिजेंस का एक क्वेश्चन ऑलवेज जुड़ा हुआ होता है। और सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं उनमें भी बंगालीज़ को आप देखेंगे कि एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन बहुत हाई होता है, कि आप जीते नहीं जीते बट आप पार्टिसिपेशन तो देखेंगे। और ये घरों में भी मैंने देखा है कि जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट करो, आप सीखो, आप कोई म्यूज़िक सीखो, कोई सिंगिंग सीखो, कोई डांसिंग सीखो, तो एक तरह का एक माहौल होता है घर में। तो जानना ये था शुभेंदु आपसे कि ये क्या हिलसा माछ खा के आता है कि चिंगड़ी माछ खा के आता है? ये अच्छा सवाल है मुझे। पहला इसका जवाब में
बंगाली की कोई इंटेलिजेंस पे मोनोपोली नहीं है, जी पर बंगालीज का एक्सपोजर वेस्टर्न एजुकेशन में सबसे पहले हुआ, क्योंकि वो सुल्तानती वहाँ कोलकाता से ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किया, तो वेस्टर्न एजुकेशन सबसे पहले आया। बंगाली भद्रलोक जिसको हम बाबूगिरी बोलते हैं वो वहाँ से आया। और उसके साथ कुछ बड़े लोगों ने इन्फ्लुएंस किया, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, रविंद्रनाथ, और इन्होंने काफ़ी प्रोफाउंड, और ये रविंद्रनाथ तो इंटरनेशनल लीडर बन गए, स्वामी विवेकानंद बन गए, तो इन्होंने काफ़ी डीपली बंगाली कल्चर को प्रभावित किया। तो हाँ, कल्चरली बंगालियों में कुछ चीज़ इनग्रेन्ड है कि आप एजुकेशन के साथ कुछ और करिए। पर मैंने कभी मिठुन चक्रवर्ती से अच्छा डांसर देखा नहीं बंगालियों में। पर रविंद्र संगीत ऑफ कोर्स, जब कलकत्ता जाता हूँ मैं तो वो देखता हूँ कि शाम को, जैसे यहाँ पर हम लोग ट्यूशन्स जाते हैं, बच्चे देखते हैं, वो शाम को घर में हारमोनियम बजता है और म्यूज़िक प्रैक्टिस हो रहा है, वो ऑलमोस्ट एज ए हैबिट बंगालीज सिंगिंग तो प्रैक्टिस करते हैं, आर्ट को लेके अप्रिशिएशन है। पर इंटेलिजेंट सब लोग ही है, मतलब जो कम्युनिटी उसको ग्रूम कर जाए वो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब आई डोंट थिंक बंगालीज का अकेला है उस पर कोई मोनोपोली, पर वेस्टर्न एजुकेशन पे डेफिनेटली पहला एक्सपोजर है। तो जैसे आपने जब करियर स्टार्ट किया, तो टेल अस समथिंग अबाउट योर फर्स्ट जॉब, और ये कैसे हुआ, एचआर में कैसे, एचआर में आपने इतनी लंबी इनिंग खेली है, तो एचआर में कैसे आना हुआ, और ये सोचा हुआ था कि जस्ट हैपेंड? नहीं, मतलब काफ़ी सारे फैक्टर थे। फर्स्ट जॉब, मतलब आप कहते हैं फर्स्ट लव अफेयर, और फर्स्ट लव अफेयर हर वक्त सक्सेसफुल नहीं होता है, कई बार दिल टूट जाता है, क्योंकि सोचा हुआ भी नहीं होता, वो क्या बोलते, सोचा हुआ भी नहीं होता, सोचा हुआ भी नहीं होता, नहीं सोचा हुआ होने से भी फिर भी आप बचपना होता है। तो मैंने थोड़ा जर्नलिज्म से मेरा प्यार था, क्योंकि मुझे लिखना अच्छा लगता था जी, और मैंने शुरू में जर्नलिज्म में गया प्रैक्टिस किया, फील्ड रिपोर्टर बना। तो उसके बाद कॉर्पोरेट जॉब का एक आकर्षण रहता था। हमारे घर के एक बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड थे, वो कॉर्पोरेट में काफ़ी सक्सेसफुल थे, और वो बताते थे कैसा है कॉर्पोरेट लाइफ। तो वो अट्रैक्शन, फर्स्ट लव तो चल रहा था, उस अट्रैक्शन में मैंने जो एक्चुअल करियर मैंने 32 साल का लगाया, मैंने जाके सैमटेल ज्वाइन किया। जी। और सैमटेल मेरा फर्स्ट आप बोल सकते हैं, वहाँ पर मैं 6 साल फर्स्ट एचआर जॉब, तो जर्नलिज्म to ट्रांजिशन किया। तो एक तो वो भी पीपल रिलेटेड था, तो मुझे लगा कि एचआर पीपल रिलेटेड होगा, तो ये कुछ मैं अपना क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ा लोगों के साथ मेरा बेटर नेचुरल कनेक्ट है। तो वो सोच के गया, कनेक्ट है कि नहीं पता नहीं, पर मैंने सोच के तो मैंने कहा कि देखते हैं, ट्राई करते हैं। और कॉर्पोरेट लाइफ यूज्ड टू पे वेल कंपेयर्ड टू जर्नलिज्म। तो वहाँ गया और फिर मैंने सोचा कि 1 साल करके वापस चला आऊँगा, बट लेट मी सी कैसा लाइफ होता है। फिर साथ में एक जो अभी मेरा एक सैमटेल के जानकार हैं, कलीग थे मेरे, उन्होंने लिखा, सर हम प्रेरणा एक मैगजीन होता था जी, आप उसके एडिटर थे, आप बनाते थे। तो मैं लेखन भी कर रहा था जी, तो मुझे लगा कि पार्शियली जर्नलिज्म पूरा हो रहा है। और फिर आप हिंदी में लिखते थे प्रेरणा या? हाँ, हिंदी में लिखते थे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोटा में फर्स्ट जॉब कर रहा था, हिंदी में लिखते थे, हिंदी में बोलते थे जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, पर वो दिल्ली की पैदाइश का भी वो रहा। पर शुरू में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इतना कंटिन्यूअसली बोल पाऊंगा। नहीं, हिंदी आपका अच्छा है, हिंदी तो कोई चैलेंज नहीं है। वो बंगला भी अच्छा बोलते हैं, जब कलकत्ता में जाते हैं पूछता हूँ मेरा एक्सेंट ठीक है, समझ में नहीं आता कि आप दिल्ली रहते हैं। ये भी एक चैलेंज है कि जब आप बहुत ज़्यादा हिंदी स्टेट में रहते हैं तो बंगाली भूल जाते हैं। आप लखनऊ के बंगालियों से बात, मतलब आप सोचिएगा, मैंने कई बार देखा, उनको बोलता हूँ कि ये थोड़ा इसको यहाँ पर और एक अलग वर्जन निकल आता, नुक्ता गलत हो गया यहाँ पर। तो 90s की बात आप कर रहे हैं, और 90s की बात अगर मैं सोचूं, उस पीरियड में कंप्यूटर्स आ रहे थे,
जॉब्स में, है ना। सरकारी नौकरियों में कंप्यूटर आ रहे थे इंडिया में, बैंकों में उम्मीद की जा रही थी कि कंप्यूटर आएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन उसके साथ एक साइलेंट थ्रेट लोगों के दिमाग में आ रहा था कि कंप्यूटर नहीं सीख पा रहे हैं, उनकी नौकरियां चली जाएगी, जॉब्स चली जाएंगी। एक ऐसा ही फेज आपने देखा जब इंटरनेट एज आया, है ना। और आज भी अगर मैं उसका एक पैरेलल ड्रॉ करूं तो एआई के साथ लगभग वही कहानी है कि लोग, नई टेक्नोलॉजी आई है, नया टूल आया है और लोगों को ये लग रहा है कि नौकरियां चली जाएंगी, क्या होगा, कैसे होगा। सो अगर मैं आपको एक सम अप करके एक उस समय का माइंडसेट बताने को कहूँ कि क्या इस तरह के थ्रेट परसेप्शन लोगों के दिमाग में उस समय इतने ही रियल थे, या उस समय की क्या स्ट्रेटजी थी लोगों को ये समझाने के लिए कि नहीं, तुम्हारी नौकरी तो है, ये टूल आया है, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू, आपको बेहतर बनाएगा, है ना, ये आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, ना कि आपको रिप्लेस करने के लिए है। तो इस बारे में क्या उस समय का सेंटिमेंट था, एम्प्लॉयज़ कैसे कोप करते थे, आप एज ए HR उस समय अगर आपको कुछ याद हो कि आपने उस समय क्या इंटरवेंशन किए थे जो आज रेलेवेंट हो? तो मुझे जो याद है, कंप्यूटर्स काफ़ी एक्साइटिंग फेज था जी कि अचानक आप जो टाइपराइटर जिसमें आपकी मेमोरी नहीं होती थी, तो अगर जैसे मैं जर्नलिज्म में टाइपराइट करता था, वो मेमोरी नहीं होती थी, वो रिप्लेस हो गया। तो यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट, चेंज इट एज मेनी टाइम्स, और तो वो जो इम्पैक्ट नहीं हुए थे उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग था। तो हम प्लांट में बात करने के लिए वायरलेस यूज़ करते थे। जी जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में मैं तब आ गया था, ट्रांसफ़र हो गया था कोटा से, तो मुझे अगर प्लांट में बात करना, वायरलेस यूज़ करता था। ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव रहा, आई थिंक पॉजिटिवली लोगों ने लिया इसको। इसमें मेन थ्रेट जो आया वो उन लोगों का था जो ऑफिस सेक्रेटरी या ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, वो काम में थोड़ा, तो वो जॉब इवॉल्व हो गया, इवॉल्व हुआ जी। वो जॉब इवॉल्व हुआ, वो ईए बन गए, ये बन गए। एनालिटिक्स आ गया उसमें इमीडिएटली। जिनको सेक्रेटरी का आदत था जी वो छोड़ने वाले तो थे नहीं। आज की तारीख में नया जनरेशन लीडर सेक्रेटरी नहीं रखता, पर पुराने जनरेशन लीडर चाहे वो कंप्यूटर पे हो पर वो सेक्रेटरी रखते थे। इवन व्हेन आई वर्क फॉर एन आईटी कंपनी, वहाँ हर HOD का एक सेक्रेटरी था। हाँ, उसकी सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस भी थी। सेक्रेटरी मिला है तो मैं सीनियर हूँ, पावरफुल है। जिसको मिला वो ज्यादा पावरफुल कंपेयर टू जिसको नहीं मिला। जी। पर उनका जॉब को उन्होंने इवॉल्व करना पड़ा, और वो कंप्यूटर स्किल्स उनके लिए मैंडेटरी हो गए और लाजमी हो गए, मतलब उनको बन लेना था। अब उसके साथ अगर इंटरनेट एज देखो तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। इतना वर्ल्ड को एक विलेज बना दिया आप, किसी को भी कभी भी कितनी जल्दी रीच करना चाहो आप रीच कर लेंगे। वो 2G आया, 3G आया, 4G आया, और वो नेटवर्क बढ़ता गया, सैटेलाइट्स आ गए और फास्ट हो गया। तो इंफॉर्मेशन, इंटरनेट एज, इंफॉर्मेशन एज। पर मैं एक चौथा डायमेंशन AI से पहले ऐड करना चाहूँगा, जो मुझे लगा कि इंफॉर्मेशन एज के साथ लिंक्ड है, वो है एक सोशल मीडिया एज, जिन्होंने सत्ता को पावर दे दिया। आज मैं तो शाहरुख खान नहीं हूँ, पर मैं शाहरुख खान का एक्टिंग करके रील बना सकता हूँ। मुझको अगर किसी चीज पे कोई बोलना है, और पहले मेरा को सिर्फ जर्नलिस्ट का जरूरत होता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आज मैं एक्स में जाके, इंस्टाग्राम में जाके ट्वीट कर सकता हूँ, प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, कंडोलेंस दे सकता हूँ किसी चीज में हुआ है। ये जो सोशल मीडिया जो आया और इसने कॉमन आदमी को पावर दिया, उतना ही पावर दिया जितना एक सेलिब्रिटी के पास है या इम्पोर्टेंट पॉलिटिशियन के पास है। इसने बहुत डेमोक्रेटाइज कर दिया, और ये लिबरलाइजेशन का एक एक्सट्रीम फॉर्म, जिसको मैं कई बार एक जार्गन यूज कर रहा हूँ, न्यू मॉडर्निज्म बोलता हूँ। न्यू मॉडर्निज्म, हाँ जी, वो जार्गन यूज आ गया क्योंकि वो मुझे लगता है कि मॉडर्नाइजेशन का एक अलग फेज है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा सब लिबरलाइजेशन आ गया, डेमोक्रेटाइजेशन आ गया, दैट एवरीवन हैज अ से, एवरीवन हैज अ व्यू। जी, इंटीग्रेट कर दिया, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए सब। देखिए, मैं मीडिया में मेरा इंटरव्यूज 2001 से मैं दे रहा हूँ जी, पर तब मैं जर्नलिस्ट के साथ देता था जी।
The game has changed, you know, you can see it. इतना ज्यादा पावरफुल बना दिया। अब आपकी स्क्रूटनी कोई भी कर सकता है। कोई भी कर ले, जब तब मैं मतलब एज ए स्पोक्स पर्सन रिप्रेजेंट करता था वहाँ जर्नलिस्ट, और मतलब काफी मीडिया बाइट्स दिए हैं मैंने, इंटरव्यूज दिए हैं, बट द गेम हैज चेंज, नाउ वी आर ऑल पावरफुल, यू नो। जी आई थिंक ये एआई से पहला वाला फेज बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इस पे सोशियोलॉजिकली किताबें लिखनी चाहिए कि इससे समाज पे क्या फर्क पड़ा। मैंने तो एक टर्म यूज किया न्यू मॉडर्निज्म, पर समाज पे बहुत इससे फर्क पड़ा है, और ये क्या कैसा है ये हमको देखना चाहिए जी। उसके बाद एआई आया जी। एआई इज समथिंग सिमिलर टू जो कंप्यूटर आया, क्योंकि और एक पॉइंट पे अगर इसमें इमोशंस डाल दे जो टफ है, क्योंकि इमोशंस के इतने वैरायटी होते हैं, पर अगर पॉजिटिव इमोशंस के साथ इसको ग्रूम करे तो ये पीपल हैंडलिंग में और आगे जा सकता है एआई। तो एआई एजीआई ये काफ़ी हेल्पफुल टूल्स हैं बिजनेस के लिए, कस्टमर्स के लिए। अगर आज हम लोग जब किसी कस्टमर सर्विस में फ़ोन करते हैं तो इमीडिएटली बॉट आके आपको जवाब देता है, लिखता है, या उनका कोई एआई टूल आके आपसे बात करता है, और ये इसने रिस्पॉन्सेस को बहुत फास्ट बना दिया है। इसने कस्टमर ओरिएंटेशन कि भाई एटलीस्ट ये कंपनी सुनती है, उन्होंने बिठाए हुए एआई, और आई थिंक इट इज़ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर द बिजनेस। इसमें कुछ यू नो ये सोसाइटी का एवोल्यूशन है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे कुछ जॉब्स इम्पैक्ट होंगे, एंट्री लेवल जॉब्स, जैसे रिक्रूटर का स्क्रीनिंग वाला जॉब, वो इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो एआई आज की तारीख में आपको कर देगा, कर सकता है, कर रहा है। आई नो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसने सॉफ्टवेयर बनाया है, और उसमें उसके 2-3 कैरेक्टर्स हैं, उसने नाम दिए हैं, सानिया, यू नो, अलग अलग कंट्रीज के लिए, और उसका वो कैरेक्टर्स आके आपको फर्स्ट लेवल इंटरव्यू ले रहा है और असेसमेंट दे रहा है। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, पर ये चीज़ प्रोक्योरमेंट में भी आप यूज़ कर सकते हो, सेल्स कॉल में भी कर सकते हो, कस्टमर जो आउटबाउंड कॉल सेंटर है जहाँ पर कई लोगों ने, इंक्लूडिंग मैंने भी बीपीओ आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में काफ़ी समय लगाया है, उसमें आप एआई चैटबॉट्स आपको काफ़ी अच्छा काम मिलेगा। रिपीटेटिव काम को तो कम कर सकता है, रिपीटेटिव काम को कम कर सकता है, और जो वो काम कर रहे थे वो अपने आप को नए ढांचे में डाल सकते हैं, और उनको रीस्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का काम है, जो बिजनेसेस आजकल ये कंटिन्यूअसली बोल रहा है कि रीस्किलिंग इज द वे टू गो। आपको यू हैव टू बी अवेयर कि आप ये मत सोचो कि ये सारा लाइफ करते सीख लिया तो चलता रहेगा, चेंज हो जाएगा, कोई आ जाएगा। तो आई थिंक पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी, न्यू थिंग्स विल कम, जैसे गिग इकोनॉमी और थ्राइव करेगा। जो हम जैसे मैं अभी गिग इकोनॉमी में हूँ, वो और थ्राइव करेगा, गिग वर्कर्स आ जाएंगे, और वो जो अगेन जॉब्स को बहुत डेमोक्रेटाइज कर देगा। आपको 1000 रुपए का भी कुछ मिलेगा, 100 रुपए का भी मिलेगा, आपको एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट भी मिल जाएगा, और प्रोसेस के हिसाब से मिलेगा। तो आपके पास इतना चॉइस रहेगा, तो आप एज ए कस्टमर आप यू विल बी वेरी हैप्पी। तो दादा, जैसे आपने 90s का राजेश ने सवाल पूछा और आपने बीपीओ का जिक्र किया, तो मुझे लगता है ये 10 साल हम आगे और आ गए। तो बीपीओ ने क्या चेंज किया? मेरे को लगता है जो फर्स्ट नेम कल्चर आया था वो शायद बीपीओ से आया, जब मल्टीनेशनल इंडिया में आ रही थी। तो आप उसमें काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहे, कई कंपनियों में एचआर हेड रहे। तो बीपीओ और सो कॉल्ड आईटीएस कंपनीज ने इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन वर्क कल्चर में क्या चेंज किया, कि आप उसके फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपने रखा साल आपने किया है? मतलब मैंने 10 साल के करीब तो। हाँ, और आप आजकल तो उसको जीसीसी या ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बोलते हैं। सो इट्स नो मोर दी आउटसोर्सिंग की काम बाहर से आ रहा है, अब आप कह रहे हैं कि हम ही कर सकते हैं ग्लोबल सारा कुछ। एग्जैक्टली नहीं, तो हमने तो जब Y2K का टाइम था, जब उस टाइम में मैंने आईटी कंपनी ज्वाइन किया था, और Y2K मतलब जब सब कुछ क्रैश हो जाएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था। डूम्सडे आएगा, और
उस टाइम पे हमने ज्वाइन किया और आपने एकदम बहुत सही बोला कि इन्होंने काफ़ी इन्होंने वर्क कल्चर को डेमोक्रेटाइज किया, काफ़ी इसमें इन्होंने स्वाधीनता लाए, रेस्पेक्ट फॉर पीपल को बढ़ाया, और ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज रहा। ITS ने इसमें लीड लिया जी और फर्स्ट नेम कल्चर एक है, फिर एम्प्लॉयज़ का अलग इम्पोर्टेंस, क्योंकि आप चाहे वो एम्प्लॉयज़ के साथ सेलिब्रेशंस कर रहे हो या एंगेजमेंट कर रहे हो, अवार्ड्स कर रहे हो, रिवॉर्ड्स कर रहे हो, ये पूरा नया चीज़ नया लोगों के लिए देखने को मिल रहा था, इम्प्लीमेंट हो रहा था, ड्राइव कर रहा था, और इससे वीमेन पार्टिसिपेशन मेरे को लगता है कि शायद मीडिया के वहाँ बाद से, उसमें ITS में ही सबसे ज़्यादा था। अदरवाइज बैंकिंग कहा जाता था, टीचिंग बैंकिंग में बोलते थे, लेकिन ITS में मैंने बराबर पार्टिसिपेशन देखा मेरे हिसाब से तो उसमें ज़्यादा। जब आपका जो जो माइग्रेंट लेवल, जैसे मैं दिल्ली का अगर एग्जांपल जी जो दिल्ली आते हैं, ज़्यादातर लोग पहले सोचते हैं कि सिविल सर्वेंट बने, ब्यूरोक्रेसी तो DU में पढ़ते हैं और ब्यूरोक्रेसी के लिए, पर वो ट्रेंड चेंज हो गया। जी अब दिल्ली आते हैं वो सोचते हैं किसी GCC जी में जॉब करें, किसी ITS में करें। IT के लिए तो आपको वो इंजीनियरिंग स्किल्स चाहिए होंगे, पर ये इतना ज़्यादा आपको इनको मौका मिला, और उसके बाद ये और डिसेंट्रलाइज हुआ। आप चंडीगढ़ चले गए, बिहार में मुजफ्फरपुर चले गए, जी वहाँ हिस्ट्री बनाया, वहाँ पर खोला अपने BPO सर्विसेज, पूरा, चाहे चेन्नई हो, बैंगलोर हो, ये सब जगह, हैदराबाद हो, मतलब हर जगह एक बिजनेस अब बनता गया, और ये इंडिया को रैपिडली वर्ल्ड मैप में आगे ले गया। अलाइन कर पाए वर्क फोर्सेस। हाँ, अलाइन कर पाया। इंडिया के ऊपर वर्कफोर्स का डिपेंडेंस हुआ कि यहाँ पर आपके पास अच्छे वर्कफोर्स मिलेंगे जिनकी इंग्लिश भी ठीक है और अफोर्डेबल हैं। अफोर्डेबल मतलब उनकी कमाई ज़्यादा होगी तो वो है। और इंडिया नंबर अव्वल नंबर पे, फॉलोड बाय फिलीपींस था, फिर बांग्लादेश भी घुसने लगा उसमें। एक टाइम पे पोलैंड भी काफ़ी आउटसोर्सिंग करते थे। तो ये मेजर, बट आई थिंक जो पीपल कल्चर जिसको हम बोलते हैं, पहले के दिनों में 2-3 कंपनीज थे जो 90s में मैंने देखा, जब तक लिबरलाइजेशन नहीं आया, वो थोड़े पीपल ओरिएंटेड थे। कुछ जैसे BHEL ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, टाटा और कुछ कंपैरेटिवली मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस थे, आइशर, पर उसके सैमटेल, जहाँ लकीली मैंने भी काम किया, पर उसके बाद ये IT जब आया, ITS आया, इन्होंने एक लार्ज स्केल पे, मैं तो कहूँगा एक मूवमेंट किया वर्कफोर्स का, एक ट्रेंड स्टैब्लिश किया कि दिस इज हाउ थिंग्स हैव टू हैपन। और हमारा स्वाधीनता, विप्रो, इन्फोसिस, टाटा, TCS, इन्होंने हमको काफ़ी ग्लोबली ले जाके रेस्पेक्ट दिलाया, बहुत बेहतरीन काम किया जी। तो आई थिंक उन्होंने काफ़ी चेंज किया, एंड आई थिंक हम सारे इन सम वे और द अदर उस टाइम फेस एक्सपीरियंस किया उस कल्चर को, और वी आर इन अ वे प्रोडक्ट ऑफ दैट कल्चर, वी आर प्रोडक्ट ऑफ दैट शेप किया है कल्चर, एंड वी यदि आर राजेश आपको शुभेंदु बुला रहे हैं तो ही इज प्रोडक्ट। ये वहीं से आ रहा है कि इनफैक्ट हम मिले भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार मैं जब आपसे मिला था, तो वो कल्चर वहाँ से, वो कॉन्फिडेंस, और वो इनफैक्ट मैंने जब ज्वाइन किया था उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो मुझे यही कहा गया था कि BPOs चेंज योर पर्सनैलिटी एंड दे मेक यू कॉन्फिडेंट। ऐसा अंग्रेजी में मुझको समझाया गया था, इसलिए तो कर लीजिए ज्वाइन। और कहीं अब पता नहीं कितना सक्सेसफुल हुआ वो तो देखने वाले ही बताएंगे, लेकिन हाँ, ये एक वर्कफोर्स चेंज के साथ साथ एक इंडिया की अलग इमेज लेके आया, एक इंडियन वर्कफोर्स की, जो उस पीरियड में हुआ। लेकिन वहाँ पे आपने कुछ दिनों में अपना एक करियर शिफ्ट कर दिया, आप HR से निकल के मेजरली कंसल्टिंग करने लगे, है ना। आपने एज ए कंसल्टेंट कई ऑर्गेनाइजेशंस में कई CXOs को, कई सीनियर लीडर्स को गाइड किया। बट मेरा सवाल ये है शुभेंदु कि एक HR जब एक कंपनी में होती है, बड़े स्केल पे भी होती है, छोटे स्केल पे भी होती है, तो फिर कंसल्टेंट्स की क्या ज़रूरत है, मतलब क्यों चाहिए हमें कंसल्टेंट्स,
और कई बार एक वो जो हम जार्गन भी की बात करें और एक स्टीरियोटाइप की भी बात करें, तो कहते हैं ना कि कंसल्टेंट्स आपको वही बताते हैं जो आप पहले से जान रहे होते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और कंसल्टेंट्स का रोल होता है क्या है एक्चुअली? उसमें क्या मिला देते हैं कि बात इम्पोर्टेंट हो जाती है? कौन सी इंग्रेडिएंट डालते हैं? ये मेरे हिसाब से कंसल्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी बिजनेस के लिए, जी क्योंकि वो HR कंसल्टिंग की बात नहीं कर रहा मैं, कोई हाँ, कोई भी इन जनरल consult- कंसल्टिंग हम करें। क्योंकि वो एक एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस लाता है, और वो वहाँ पर ही उसका वैल्यू एडिशन होता है, पहला। दूसरा कि अब जब आप एक बिजनेस में हो, जो कि जब मैं खुद रहता था, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कोई इंटरवेंशन ले आओगे, जैसे चेंज मैनेजमेंट। तो आपके, क्योंकि आपके पास आप वहाँ डेली आप 10 मीटिंग अटेंड करोगे, फिर आप 50 मेल को जवाब दोगे, फिर आप टीम के साथ डील करोगे, तो आपके पास टाइम का, फिर आपको लोग बुलाएंगे कि जैसे मैं CHRO अगर रहा, जब भी रहा, तो मेरा तो कैलेंडर में कभी ये नहीं रहा कि मेरे पास अपने लिए कुछ थिंकिंग का टाइम हो। थिंकिंग का टाइम ऑन द वे घर जाते हुए मिलता है, या वीकेंड बैंक में तो वीकेंड में नहीं होता, या जब भी आपके पास थोड़ा फ्री टाइम हो, तो दैट्स व्हेन यू थिंक यू नीड somebody who can think with you and you can download, he's your partner, download some of your की इंटरवेंशंस में आपके साथ हेल्प कर सकते हैं। जी तो एक तो हो गया कि वो एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस देते हैं, जी। दूसरा होता है कि दे विल पार्टनर विथ यू। थर्ड, आपका जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में घुस जाते हो, गुड बैड अगली, जितना भी आपका नॉलेज हो, पर आपका परसेप्शन ये होता है कि तो अंदर का आदमी, इज इनसाइडर मैन। तो वो कई बार आपके नॉलेज होने से भी, एक तो टाइम दूसरा डायमेंशन है, पर अगर टाइम हो तो भी आप एक्सेप्टेबिलिटी उतनी नहीं है, परसेप्शन को आप मैनेज करते करते कि आप कर पाओगे कि नहीं। आई थिंक ये तीसरा डायमेंशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चौथा, अगर आपका पॉइंट मैं एड्रेस करूं कि क्या कंसल्टेंट्स कुछ वैल्यू ऐड करते हैं या सेम वाइन इन अनदर बॉटल, आई थिंक ये डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। ये अब रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट इज द इजीएस्ट। आई हैव सीन सो मेनी नॉन HR पर्सन जो HR के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो जब जॉब छोड़ा उन्होंने रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट बन गए। प्रैक्टिकली सेल्स जॉब। इट इज प्रैक्टिकली अ सेल्स जॉब, बोथ द साइड्स, चाहे कैंडिडेट के साथ हो, पर इट इज नॉट अ सेल्स जॉब। इफ यू आस्क somebody in HR, I can tell you, maybe I can write a book with you why it is not a sales job. इसमें तो काफी काम रहता है। तो कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट डिपेंड करता है कि आप वैल्यू ऐड कर रहे हो, आप या रिपीट कर रहे हो, जस्ट दैट आपके पास फोकस टाइम है तो आप वही चीज को करके दे रहे हो। पर कुछ कंसल्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। मैं हर वक्त अपनी कंसल्टिंग को डिस्क्राइब जब भी करता हूँ कि यार मैं ना कई बार गाड़ी के पुर्जे खोल देता हूँ एज ए कंसल्टेंट, फिर मेरे को उसको वापस लगाना पड़ेगा जिससे गाड़ी और एफिशिएंट हो जाए। तो कई बार डर लगता है कि आप खोल रहे हो, यू आर गेटिंग इनटू दोज एरियाज जहाँ पर डिफिकल्ट चीज है, पार्ट्स है, इंजन है, इलेक्ट्रिकल करंट है, एंड यू, बट दैट्स द फन, उसी में मजा है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा कंसल्टेंट कितना काम करता है, कितना ड्राइव कर पाता है, क्या चीज पे काम कर रहा है, और एक एक्सटर्नल और अनबायस्ड व्यू भी देते हैं एकदम न्यूट्रल, कि कई बारी आपको मूव करने के लिए ज़रूरी होता है। वो जो इनर्शिया है उसको ब्रेक करने के लिए आपको पता होते हुए भी somebody needs to tell you again कि आप वहाँ से मूव करो, है ना? एग्जैक्टली, मतलब न्यूट्रल व्यू डेफिनेटली देते हैं। इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बाहर का अगर आपको कुछ पता करना है तो कंसल्टेंट आपको बताएगा, ही बिकम्स योर शैडो आउटसाइड, एक्सटेंशन शैडो, कुछ भी आप बोलिए। तो दादा, आपने कई सारी इंडस्ट्रीज में काम किया, कंसल्टेंट किया, और मुझे उम्मीद है कि आपने कई गाड़ियों के प्रोजेक्ट खोल दिए होंगे। मैं ये नहीं पूछूंगा कितनी दोबारा रीअसेंबल हो पाई। तो जब ये आप अक्रॉस इंडस्ट्री काम कर रहे थे, तो
यदि मैं आज पलट के देखने को कहूँ कि कौन सी इंडस्ट्री लगी कि सिंस 90s जब हमारा हुआ या 2000 का जो आईटी का दौर चला, उसके बाद से आपको क्या लगता है कि आज की तारीख में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जो अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर गई, एजाइल हैं, आज के चैलेंज को टेकअप करने के लिए तैयार हैं, और कौन सी इंडस्ट्री जो पीछे छूट गई या उन्होंने मना ही कर दिया कि मुझे चेंज नहीं होना? ये 90s और 2025 में तो काफी फर्क आ गया। फर्क है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो हर एक में आया। हम्म, कुछ लोगों ने अहेड ऑफ टाइम रहे, हम्म, चेंज को पहले एंटिसिपेट किया और कर दिया। कुछ लोग चेंज आया एज ए रिएक्शन किया, कुछ लोग चेंज को रेजिस्ट किया। पर वो इंडस्ट्रीज आज की तारीख में नहीं है, या बहुत ही लो लेवल पे काम कर रहा है। जितना अगर वो वर्ल्ड लीडर था तो अगर आप 90s में वर्ल्ड लीडर्स, मतलब इंडिया लीडर्स, वर्ल्ड लीडर भी नहीं बोले, इंडिया लीडर था, तो अगर फर्स्ट 10 कंपनीज में से देखें तो वो दो तीन ही सर्वाइव किया। टाटा सर्वाइव किया है, रिलायंस किया है, विप्रो किया है, बट बाकी जो कंपनीज थे वो अभी आज की तारीख में वो है नहीं। न्यू प्लेयर्स आ गए, न्यू प्लेयर्स आ गए, चेंज हो गया पूरा। तो और न्यू जनरेशन में जिन्होंने चेंज को अडेप्ट बहुत अच्छे किया, आईटी एंड आईटीएस के अलावा, जी, तो आई थिंक फार्मा ने बहुत जबरदस्त और ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री इन्होंने काफी कस्टमर ओरिएंटेशन को स्ट्रॉन्ग, हेल्थ इंडस्ट्री में बोलूँगा, स्ट्रांगली लेके आए हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी ये काफी स्ट्रांग है। बायोटेक्नोलॉजी ये इसने अगेन मैनेज किया है, काफी अच्छा मैनेज किया चेंज को। और ये इंडस्ट्रीज आई थिंक टेलीकॉम एंड ये वाला भी, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस बनाते हैं, कंप्यूटर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, इन्होंने भी काफ़ी इधर वर्ल्ड में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और टेलीकॉम ने तो काफ़ी एयरटेल वगैरह तो पूरा, मतलब दे वेंट आउटसाइड इंडिया एंड दे आर डूइंग ए गुड जॉब। श्रीलंका में तो पूरा एयरटेल, मैं जस्ट टू साउथ अफ्रीका का थोड़ा वेंचर उनका चैलेंजिंग रहा। फिनटेक एक और है, ये नया आया है, ये बहुत अच्छा काम किया है इसने फिनटेक। बैंकिंग ने काफी चेंज कर दिया। आप सोचो ना 1900, और मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूँ, जो 1990 में था वो आज आपको सारा ऑनलाइन सर्विस दे रहा है। जैसे मुझको बैंक में जाना नहीं पड़ता, सारा ऑनलाइन हो जाता है। डोंट गो टू बैंक्स, मतलब तो उसने एलिमिनेट ही कर दिया ना। आपका पूरा आपका बैंक स्टेशन को अपने अकाउंट के थ्रू आपके घर पे ले आया, ब्रांच को। तो जो बैंक की कहानी होती थी कि लंच के बाद आना उसको एलिमिनेट कर दिया। और मैं कह रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक जो वो जो लीडिंग बैंक्स हैं जी, अभी बदल गया जी। बहुत इन्होंने काफी ज्यादा अच्छे चेंज किया, पॉजिटिव रहा। जो आई डोंट वांट टू नेम दोस कंपनी जो जिन्होंने चेंज नहीं किया वो निकल गए रेस। तो चेंज की बात करते हैं तो हमेशा मैं वापस आपके पोर्टफोलियो पे आ जाता हूँ कि आप कोच भी बने, है ना, आप कोचिंग भी करते हैं। और मैं वापस उसी शायद डाउट से पूछूंगा कि ये जो कोचिंग करते हैं सीनियर एचआर प्रोफेशनल, तो ये मैंने देखा बहुत सारे एचआर प्रोफेशनल जब सीनियर लेवल पे चले जाते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट और इवन आफ्टर देयर वॉलंटरी एग्जिट, जो खुद से ही छोड़ के वो कोचेस ज़रूर बनते हैं। तो क्या उनका कोई कॉपीराइट है एचआर का कि नहीं, एचआर है तो कोचेस ही बनेंगे, या ये कैसे, ये ट्रांजिशन कैसे होता है? इज़ इट नेचुरल ट्रांजिशन या एक ट्रेंड है, ये क्या है ये? नहीं, मतलब ये नेचुरल ट्रांजिशन तो है ही, क्योंकि एचआर इज सपोज टू काउंसिल एम्प्लॉयज, इज सपोज टू डील विद एम्प्लॉयज, सो दे पिक अप दो स्किल्स, वो स्किल्स को वो पिक कर लेते हैं। और हर एचआर पर्सन कोच नहीं बनता, क्योंकि ये आप डेटा उनको खुद को जरूरी होती है कईयों को। नहीं, वो दूसरे जैसे रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। कोचिंग इतना आसान काम नहीं है जी। मतलब देयर आर मेनी कोचेस आई नो जो मार्केटिंग से हैं, सेल्स से हैं, ऑपरेशन से हैं। तो अगेन पर ज़्यादा आपको शायद एचआर के मिल जाएंगे, क्योंकि वो नेचुरली एम्प्लॉय काउंसलिंग करते हैं, एम्प्लॉय को हैंडल करते हैं, तो उनके अंदर ये टैलेंट या स्किल डेवलप हो जाता है।
पर हर एचआर का आदमी भी कोच नहीं बनता। कुछ रिक्रूटर बन जाते हैं, कुछ एलएनडी के प्रोफेशनल बन जाते हैं, कुछ कंपनसेशन के गुरु बन जाते हैं, जैसे आप बन गए हो, ये बने हुए हैं। तो वो बहुत अलग अलग उसमें भी चले जाते हैं। तो जैसे ये मतलब एचआर पे जैसे और बात करें तो जब आप किसी CXO लेवल को कोच करते हैं तो उसको क्या मतलब पीपल रिलेटेड इशू पे ज़्यादा उस साइड को आप ज़्यादा कवर करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो कभी किया नहीं एचआर ने, बिजनेस पे क्या कोच करते हैं आप? नंबर्स भी खराब होते हैं हम लोगों के। कोचिंग जो होता है वो प्रोसेस पे होता है। जी। तो प्रोसेस होता है कि आप अपने क्लाइंट को उस जर्नी में लेके जाए जहाँ पर आप अपने सवालों के थ्रू उसको सोचने पे मजबूर करें, मतलब आप उसकी थिंकिंग को ट्रिगर करें जिससे वो खुद अपना आंसर ढूंढे। हाँ। कोच उसका आंसर नहीं ढूंढता, उसको रास्ता खुद ढूंढना होता है। तो कोच को बिजनेस नॉलेज नहीं चाहिए, ओके। कोच को उसको रास्ता ढूंढने में उसको कैसे सवाल पूछने वो चाहिए। और वो दैट इज द कोच, अदरवाइज ही बिकम्स अ टीचर। अगर उसका प्रॉब्लम वो सॉल्व करने लग गया तो वो तो डिपेंडेंट रहेगा कोच पे, उसका खुद का तो कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। तो क्या ये जो CXO लेवल होते हैं, CEOs होते हैं, ये आप अपने डिलेमा भी आपसे डिस्कस करते हैं? हाँ, मतलब उनके जो चैलेंजेस हैं, सबके चैलेंजेस होते हैं। हाँ। एवरीबडी हैज अ स्टोरी। हाँ, ठीक है। तो फिर वहाँ पे आप उसको डायरेक्ट करते हैं कि विच ऑप्शंस टू चूज, मूव नहीं, अहेड। उनसे एक्सप्लोर करते हैं, उनसे जी। पूछते हैं सवाल, ये नहीं होगा तो और क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज पूछते हैं, फिर उस तरह से आगे बढ़ते हैं। क्या करना चाहोगे, इसको कैसे ट्रैक करें। सो कोचिंग बेसिकली आप करेंगे सेल्फ डिस्कवरी है जिसमें आप हेल्प करते हैं उनको। ऑफ कोर्स, और अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोचिंग का कि आप 1-to-1 में अपनी वनरेबिलिटी शेयर कर सकते हो। जहाँ पर आप वनरेबल हो, जो आप ट्रेनिंग में नहीं कर सकते, जहाँ आपको डर लगता है। जैसे मैं एक कोच के साथ काम किया, वो कहता है कि जब भी मैं बोर्ड के सामने जाता हूँ मेरा हलक तक आ जाता है, हार्ट बीट, इतना स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं स्लॉटर होने वाला हूँ। नहीं, हाई स्टेक नौकरी है, ही इज अर्निंग सो मच, अर्निंग सो मच में सबने EMI तो लगा देते हैं ना, हाई EMIs भी हो जाते हैं, तो उसको कहता मैं बोल ही नहीं पाता बोर्ड। तो ये जो आप शेयर कर रहे हो, ये आप हर एक जगह नहीं कर सकते जी। आपको तो एक पर्सोना लगा के रखना पड़ता है। तो सिर्फ कोच के साथ वो, अगर वो कंफर्ट लेवल आ जाए, वो शेयर कर देते हैं। तो आपने जो किताब लिखी है 21st सेंचुरी प्रोफेशनल, तो ये क्या सारा कोचिंग का एक्सपीरियंस ही उसमें निचोड़ के डाल दिया है, या कुछ और भी है जो लोगों को बियॉन्ड इंटरनेट भी, या आजकल तो लिंक्डइन पे सारा ज्ञान मिल जाता है ना, आप एक कोच मांगो वहाँ 100 कोच ज्ञान देने के लिए पहले से बैठे हुए हैं। तो आपकी किताब में क्या खास है जिसके लिए लोग उसको पढ़ें, 21st सेंचुरी प्रोफेशनल? और उसके अलावा भी जो आपके राइटिंग एक्सपीरियंसेस हैं, जिनमें मैं आऊँगा कि आप भूतों पे भी कहानी लिखते हो, तो पहले हम ये 21st सेंचुरी वाला तो इसको क्विकली अगर मैं बोलूँ, आपने एकदम ठीक बोला। मैंने जो मेरे कोचिंग एक्सपीरियंस है उसका विदाउट टेकिंग नेम्स मैंने केसेस निकाले, केसेस बनाए, और उसके बाद उन केसेस पे अपने कमेंट्स दिए। और ये किताब को क्यों मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए, यूनिक इसलिए है क्योंकि ये किताब मैंने जेनएक्स जो मैं हूँ और मिलीनियल्स जो जेन जी है, ये दोनों आपस में कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, और कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो समझाने के लिए किताब लिखी मैंने। कि जेन एक्स का ये एक्सपेक्टेशन रहता है, दैट इज हाउ हिज अर्ली लाइफ इज, और जेन जी ऐसे काम करता है, उसका लाइफ इज वेरी डिफरेंट, सो हाउ दे कैन कम टुगेदर। तो इसीलिए ये यूनिक है। ये आप लिंक्डइन में आपको इतना इस चीज पे नहीं मिलेगा, इस चीज पे नहीं मिलता है जी। मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आपने पढ़ा नहीं आप जरूर पढ़िए, 21st सेंचुरी प्रोफेशनल हैंडबुक। तो ये इतना सारा फ्लो तो समझ में आता है सर, फिर ये अचानक ये भूतों पे कहाँ से आप चले जाते हैं, कहाँ से ये इंस्पिरेशन आती है कि ये घोस्ट स्टोरी लिखते हैं आप? नहीं, वो इंस्पिरेशन तो शायद बचपन से था। मैं यहाँ पर बंगाली थोड़ा बोलूँगा कि भूतों की स्टोरी सुन के सोता था,
अच्छा। मेरे पापा, मैंने किताब में भी लिखा है, जी। इज द ग्रेटेस्ट स्टोरी टेलर। हर रोज रात को कहानी सुनाते थे। उसमें 70-80% कहानी भूतों की होती भूतों थी। की। तो मैं उनके साथ कुछ कैरेक्टर्स के साथ रह गया। एक इस कहानी में एक कैरेक्टर तो मेरे पापा ही हैं, अच्छा। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया। ओके। तो यहाँ से मतलब वो बचपन का था, और दैट्स द डार्क साइड ऑफ द वर्ल्ड। आई थॉट उसको भी लेके आते हैं उसमें कुछ, और उसको इसीलिए लिखा। तो वहाँ से इंस्पिरेशन आई। आपने डार्क साइड कहा, तो क्या एचआर का भी कोई डार्क साइड होता है? डेफिनेटली एचआर का डार्क साइड होता है। एनर्जीज लेते हैं, नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी एचआर को लेना पड़ता है, मैनेज करता है, चाहे वो काउंसलिंग हो, हैंडलिंग ए टफ एम्प्लॉय हो, रिट्रेंचमेंट हो, वहाँ तो सबसे ज़्यादा। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली एचआर अलॉन्ग विद द लाइन मैनेजर को कई बार बैठ के वो करना पड़ता है, और स्पेशली अगर डाउन साइजिंग हो रहा है तो कोई हाई परफॉर्मर इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वो प्रोसेस जा रहा है। तो वो तो उस सारे से एनर्जी क्या क्रिएट होता है, नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव एनर्जी डार्क साइड है एचआर का। और सर और बताइए डार्क साइड में, और बताइए हाँ, एचआर में और क्या क्या डार्क साइड है? कई बार टफ सिचुएशंस आ जाते हैं मुकेश, जैसे आपको किसी ने रिजाइन करके ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर रहा है, अच्छा। हाँ। और यहाँ पर आप जिसको रख रहे थे वो रिटेन हो गया, मतलब जो छोड़ के जा रहा था, आप डेली आपके पीछे आप पड़े रहे वो, और उधर वो उसका रिलीविंग हो, तो उस तरह का सिचुएशन आ जाता है कि क्या क्या करें। वो डार्क साइड है एकदम। आपका हार्ट सेज कि भाई ये तो गलत चीज, अनएथिकल है, जी जी। और बिजनेस सेज कि यार हम दो लोगों को इसको इनफैक्ट ज़्यादा पैसा दे के ले रहे हो, तो दो लोगों के एक साथ नहीं रखेंगे, आप मैनेज करो। और मैनेज करके, जो मैनेज करो मतलब एकदम हाँ, देखते नहीं आपके तो विड्रॉ हो गया है। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अब आप मैनेज करो। मैनेज करो जी। तो आई थिंक दीज आर वेरी वेरी डार्क सिचुएशंस। ये तो सर एक्सटर्नल कैंडिडेट की बात हुई, बट इंटरनली भी हमने देखा है कि कई एग्जिस्ट ऐसे होते हैं जहाँ बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो एज अ एचआर प्रोफेशनल, शायद वो जो आप एथिक्स की बात कर रहे हैं, पर्सनल एथिक्स से अलाइन नहीं होते हैं, और वो चीज़ें भी एचआर कर रहा होता है जो बाहर की दुनिया से दिखता नहीं है। ऑल लुक्स हैप्पी फैमिली जो बोलते हैं एचआर में या कंपनियों में, वो कौन सा साइड होता है? वहाँ किस तरह के इमोशन से डील करता है एचआर, कि जब आप देख रहे हो कि कुछ हो रहा है, आप समझते हो कि ये शायद ऐसे नहीं होना चाहिए, बट फिर भी आप वो कर रहे होते हो। हाँ, तो देन यू आर डूइंग योर जॉब जी। मतलब इफ यू आर अ गुड एचआर, आप कन्विंस नहीं हो, आप कन्विंस करने की कोशिश करोगे कि ये इज ए गुड रिसोर्स, आप कहीं पर ट्रांसफ़र कर दीजिए, जैसे मैंने कई बार किया है, और कई बार सक्सेसफुल भी हुआ, कई बार नहीं हुआ सक्सेसफुल, किसको ट्रांसफ़र करा दिया, रीस्किलिंग करा दिया, कई बार वो सेट नहीं हो पाते, मतलब उस जॉब में मैनेजर के साथ नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, या यू कलीग्स के साथ हो रहा है, आप उस टीम में नहीं बैठ पा रहे, पर अदरवाइज यू आर ए गुड परफॉर्मर, तो आप उसको दूसरे टीम में दोगे तो उसको एक चांस मिलेगा। एंट्री एग्जिट दोनों ही ना। अगर मैं कहूँगा कि मैंने 5,000 हायर किया है अपने करियर में, तो मैंने कम से कम 200-300 तो एग्जिट्स भी कराए। तो दादा आपने जर्नलिज्म से स्टार्ट किया, एचआर में आ गए, एचआर में भी आपने रिक्रूटमेंट किया, ओडी से मतलब कुछ छूटा नहीं, अब कोचिंग कर रहे हैं, ऑथर भी हैं, कुछ रह जाता है इसके बाद? नहीं, मैं पेंटर भी आप पेंटर भी हैं, आप पेंटर भी हैं, तो अब क्या मतलब बॉलीवुड रह गया मेरे को लग रहा है? नहीं, मेरी ये जो किताब घोस्ट स्टोरीज का है, कुछ वेब सीरीज वो कह रहे बनाना चाहते हैं। अच्छा। बॉलीवुड ऑलरेडी बात कर रहे हैं, पर मुझे और लिखना है, लिखते रहना है। मेरा अल्टीमेट है कि मैं आर्ट में काफ़ी इम्प्रूव किया मैंने, पेंटिंग में ऑयल करता हूँ ऑन कैनवस। मेरा अल्टीमेट है कि मैं एग्जीबिशन कर पाऊँ उस लेवल पे, तो उस पर और मेहनत करना है, कोचिंग में और मेहनत करना है। जो कर रहा हूँ कंसल्टिंग में, नए नए टेक्निक्स सीखते रहो और री इन्वेंट करते रहो। बॉलीवुड अगर अच्छा होगा तो आ जाएगा बॉलीवुड तो मेरे को अपने आप को अच्छा बनाना है, हमको एक्सेल करना, बॉलीवुड पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स अच्छे बनाने। ये जी। और आप फ्री कंसल्टेशन भी देते हैं एज अ कोच, जो जैसा मैं आपके वेबसाइट पे पढ़ रहा था, डिस्कवरी कॉल मैं करता हूँ। वो इम्पोर्टेंट है, जिससे आप जो आपको जानता नहीं है जी, वो उस पर वो आपको ट्रस्ट कर पाए। जी।
आप एक बार आप बात करोगे तो उसको लगेगा कि वेबसाइट पे है, टॉपमेट का बटन है वहाँ, टॉपमेट पे है और shubhendughosal.com इज द एड्रेस। वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी जा सकते हैं, टॉपमेट में डायरेक्टली जा सकते हैं। ओके। डिस्कवरी कॉल से आप अपना कंटेंट बताते हैं, उसको कॉन्फिडेंस देते हैं, और उसको भी कंफर्ट फील होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ मुझको जो आपने बोला ना, मैं करता रहता हूँ, दूसरा अपने आप को अनकंफर्टेबल करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। वो तभी आप लाइफ में कर पाओगे। जैसे आप लोग शायद लास्ट पॉडकास्ट यहाँ बैठ के कर रहे थे, हाँ। ये मैंने आपका कंफर्ट जोन तोड़ दिया। अच्छा, तो इसके पीछे आप थे, मैं लेट। एक आप मैंने करने नहीं दिया, वो कह रहे थे कि इधर फिर से लगा, मैंने कहा नहीं, इधर ही लगाओ ना। राजेश बच गए एक्चुअली। एडमिशन से पहले मैं बिलीव राजेश को कर रहा था। तो अपने आप को अनकंफर्टेबल करना ज़रूरी है, तभी आप कुछ नेक्स्ट कर पाओगे, कुछ और चीज़ कर पाओगे। ये मैंने अपने लाइफ में ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट किया, और कई बार मेरे को इसके लिए सुनना पड़ता है कि आप ट्रबल कर रहे हो, आप खुराफाती हो। ठीक है, मतलब घर वालों से मैं बोल, बट उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया मेरे को। सो आई थिंक आई हैव बीन लकी टू गेट गुड सेट ऑफ पीपल, कलीग्स एंड फैमिली। अब इसके साथ, इसके बाद हम अपने आखिरी सेक्शन में मूव करते हैं, जिसे हम लोग जनता का सवाल कहते हैं। जनता के सवाल मतलब वो जो पॉपुलर क्वेरीज़ हैं लोगों के एचआर से, जिस एरिया में आप काम कर रहे हो उसमें लेकर, तो वो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपसे पूछेंगे। आप ये आपका रैपिड फायर नहीं है, आप टाइम ले सकते हैं, और इनका शॉर्ट आंसर। रैपिड फायर नहीं होता भी रैपिड तो है। हाँ, मतलब इतना एलाबोरेट नहीं है, फायर लेकिन नहीं लगा। जैसे अभी आपने कहा कि आपके फादर स्टोरी टेलर थे, और ये आजकल बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि आज के 20 साल पहले स्टोरी टेलर थोड़ा गंभीर सब्जेक्ट होता था, और अब हर दूसरा आदमी स्टोरी टेलर है। तो आपको एचआर में क्या लगता है कि ये नया जार्गन है, सिर्फ फैशनेबल है, या ये कोई एक ऐसी स्किल है जो किसी एचआर मैनेजर के पास होनी चाहिए? एकदम होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पावर पॉइंट इज हिस्ट्री। अच्छा, पावर पॉइंट में भी आप स्टोरी सुनाओगे, जी। तो ये मैंने अपने डॉटर को बोला कि वो कुछ बना रही थी, कंसेप्ट दे रही थी, मैंने बोला कंसेप्ट मत दो, आप इसको, दैट टाइम शी वाज वर्किंग विद गोल्डमैन सैक्स, मैंने कंसेप्ट मत दो, इसको स्टोरी बना के वही चीज को बताओ आप। सो आई गाइडेड हर एंड शी, दैट presentation became a hit. So every HR, every individual should convey through storytelling, क्योंकि लोग रिलेट करते हैं कैरेक्टर्स के साथ। अच्छा, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, पिछले दौर में तो ये माना जाता था ये आखिरी चीज़ है जिससे जो सक्सेस का मंत्रा है। अब क्या लगता है बदलते दौर में, क्या ये यही दो चीज़ें रह गई, या कुछ और भी है जो उतना अच्छा नहीं है लेकिन सक्सेस के लिए ज़रूरी है? नहीं, ये तो अभी भी रहेगी, ये तो शायद राम के वैल्यूज हैं। ये राम राज्य में राम भी का भी यही वैल्यूज था, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, पर ये रहेगा। पर दूसरी चीज आ गई, रिजल्ट ओरिएंटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कंटिन्यूसली प्रूव करते रहना होगा। कस्टमर ओरिएंटेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये आई थिंक ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा चेंज मैनेजमेंट, टू बी अलाइव एंड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। तो अगर समाज इवॉल्व कर रहा है, सोसाइटी इवॉल्व कर रहा है, बिजनेस इवॉल्व कर रहा है, तो आपको भी करना पड़ेगा ना। व्हाट अबाउट बोर्ड रूम मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट एंड ईगो मसाज? ईगो मसाज तो थोड़ा नेगेटिव सेंस में हो गया, पर आप बोर्ड रूम मैनेज करते हैं, आप स्टेक होल्डर मैनेजमेंट तो मैं बोल ही रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है। ईगो मसाज नहीं, पर अच्छा स्टेक होल्डर मैनेजमेंट करेंगे तो आपको वैल्यू, देखिए प्रोफेशनल कंपनी हो तो वो आपके काम को वैल्यू करेगा। थोड़ा एंटरप्रेन्योरियल कंपनी है तो वो आपके रेपो एंटरप्रेन्योर के साथ कैसा है उसको वो मैटर करता है, पर वो भी काम को देखता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसके लिए तो आप यू आर ए प्रोडक्ट और ए कमोडिटी जो आप लेके आ रहे हो, उसके लिए पैसा, तो वो भी काम को देखता है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल फैंस पे बैठे हैं, वो मतलब अपने काम से पक चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर नहीं कर रहा है, लेकिन वो छोड़ना भी नहीं चाहते बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटीज़। हम जानते हैं मिड एज इनसिक्योरिटीज़, लाइबिलिटीज़ होती हैं। उनके लिए आपका क्या सजेशन, उनको क्या करना चाहिए सो दैट कि लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो
और उस एक दौर से वो निकल भी जाए? तो देखिए, जो फेंस पे बैठा है उसका लाइफ ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है। या तो वो परेशान होके उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा, या फिर उसको एक्शन लेना चाहिए। हर चीज में इनसिक्योरिटी रहता है, मतलब जो भी कुछ नया करोगे, बट ही हैज टू कम आउट ऑफ इट एंड ही हैज टू टेक एक्शनेबल मेजर्स। चाहे उसको नया जॉब ढूंढना है तो ढूंढे, he has to quit, take his time, but he has to keep a goal. But you cannot do fence sitting and say कि यार इसमें मजा भी नहीं आ रहा और पर मुझे नौकरी भी नहीं ढूंढना। उससे आपको आप अपने आप को तकलीफ दे रहे हो, and you will trouble yourself more, continuously trouble yourself more. जब जॉब से यदि कोई अपना काम करने के लिए मूव कर रहा है तो उसे क्या क्या 2 से 3 चीजें क्या? नहीं, एज ए करियर कोच मैं बोलूँगा उसको दूसरा जॉब ढूंढे, अगर उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना। जैसे आपने मेरे से पूछा था तब उसका जवाब अब आता है, पर जब आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, जो ऐसे आप हो, मैं हूँ, राजेश हैं, तो आप बिजनेस एज इट इज सीख जाते हो थोड़ा। सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है ना आप। तो हैविंग सेड दैट, उसको अगर एंटरप्रेन्योर नहीं बनना, यू कैन गेट जॉब्स। वो तो आप टॉप लेवल के जॉब्स पे थोड़ी वो रहता है, उसमें भी टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ स्टार्टअप्स। आप देखो क्रिकेट मैच में देखो ना, जो स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, उन्होंने आपने नाम ही नहीं सुना होगा पहले। आपने 5 ड्रीम 11 एक स्पॉन्सर है, एंड इट इज अर्निंग, एंड ऑल द प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज हो जाता है होता है। तो दोज आर न्यू स्टार्टअप्स, यू नो, व्हिच हैव कम इन द लास्ट 5 years। तो आपके आंसर को सुन के कोई अगर कल को कंसल्टेंट बन जाए ठीक है, तो वो तो ये सोचेगा कि मेरे पास दिखाने के लिए काम नहीं है, मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है, चाहे नया ही क्लाइंट ना हो, क्यों ना हो। तो वो जर्नी कैसे कोई कवर करे, इनिशियल जर्नी जो होती है? इनिशियल जर्नी किसी भी चीज़ में थोड़ा टाइम लेता है। उसमें नेटवर्क को यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है, रेफरेंसेस यूज़ करना ज़रूरी है, अपने स्किल्स को शोकेस करना ज़रूरी है। आजकल सोशल मीडिया आ गया है, तो छोटे छोटे रील्स, अपनी जो एक्सपर्टीज़ है उसको थोड़ा मार्केट में लाना पड़ेगा, विजिबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा, रेफरेंसेस शुरू के लिए, और पेशेंस। अच्छा, पर ये अगर सोच के चले कि आते एकदम छक्का मार देंगे, नहीं, 1 रन 2 रन करके खाता खुलेगा जी। तो ये जो फेंस की बात हम कर रहे थे, मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे भी फेंस पे इस वजह से भी आ जाते हैं कि उनको लगता है कि काम तो मैं करता हूँ, क्रेडिट मेरा बॉस ले जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, ये जो इस समस्या से परेशान है? मेरा मतलब वो दो चीज़ है, या तो उसको फाइट करे जी। फाइट करना का होगा कि भाई अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करो, बॉस से बोलो कि बॉस हम सब मिलके काम कर रहे हैं जी। थोड़ा आप हमारे लिए भी बोल दीजिए, थोड़ा यू नो, और इन्फ्लुएंस करना है जी। दूसरे टीम मेंबर्स को ले आओ, या क्विट द बॉस। पीपल डोंट क्विट ऑर्गेनाइजेशंस ना। जब आपको लगता है कि आप ये अनफेयर बॉस हैं, तो फिर आप कई बार छोड़ देते हो। आप सोचते हो कि नहीं, आई एम मच बेटर देन what he's treating me as. So it's his choice, his or her choice. हाँ, इसमें कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि HR शुड इंटरवीन, है ना। तो सवाल ये आता है लोगों के मन में कि इज HR माय फ्रेंड? क्या HR कंपनी में एम्प्लॉइज के प्रो होता है या एम्प्लॉयर के प्रो होता है? HR represents the employees. जी। Suppose you are the CEO of the company, तो आप किसी से अगर पल्स पता करना है तो आप HR से ही पता करोगे कि भाई क्या चल रहा है। तो HR डेफिनेटली कंपनी को रिप्रेजेंट, एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी को नहीं। बट अल्टीमेटली HR रिपोर्ट्स टू द मैनेजमेंट। तो अगर मैं इसको बहुत ही हाँ, ये बहुत ऑनेस्ट आंसर है जो आप बता रहे हैं। लोग जनरली उसको जार्गन्स में या एक पॉलिश तरीके से, है ना, पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देते हैं, बट जो आप कह रहे हैं इट्स द परहैप्स द ट्रू पिक्चर। और ये मैंने मेरे सैमटेल, जो मैंने बोला सैमटेल ने काफ़ी मेरे को इन्फ्लुएंस किया। वहाँ पर यूनियन नहीं था, तो हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ही इज़ ए पद्मश्री, सतीश कौरा, तो उन्होंने हम लोगों को बोला था, हम तो यंगस्टर थे एकदम, बहुत HRD ऑफिसर, कि यू आर द यूनियन लीडर्स, यू रिप्रेजेंट द वर्कर। तो आप उनके साथ एकदम उनके जैसे उनको समझो, उनका दुख दर्द, यही आपका काम है, और उनको रिप्रेजेंट करो। और ये शायद रह गया उसके बाद। जी हाँ, एक्चुअली ये रह गया।
वो दिखा भी हमें सर आज के डिस्कशन में। तो यहाँ पे हम आज की डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे, है ना। थैंक यू शुभेंदु फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू Thank you, sir. राजेश, Thank you थैंक so यू much. मुकेश। Thank you. तो आपने देखा हमारी डिस्कशन, इतने सारे चेंजेस, है ना। हम तो अभी भी कोप कर रहे हैं ये कौन सी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ ख़त्म हुई। आई होप आपने एंजॉय किया होगा और उतने ही इंस्पायर हुए होंगे जितना हम अभी फील कर रहे हैं। तो देखते रहिए और रेज करिए अपने क्वेश्चंस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।